देखिए अगेन वेरी इजी क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोल रहा है कि भाई टोटल 5 बच्चे थे, है ना। इसमें आपको बोल रहा है 5 स्टूडेंट इंक्लूडिंग अमित appears for an examination in which the possible marks are integer between 0 and 50, both are inclusive. The average marks for all the student is 38 and exactly 3 student got marks more than 32. If no two student got the same marks and Amit got the least marks among the 5 student, then the difference between the highest and least possible value of Amit is. तो देखिए ये क्वेश्चन अगेन एवरेज पे डिपेंड है। जनरली याद रखना एवरेज पे मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन देखने जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2 सिनारियो है। एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि भी टोटल 5 बंदे थे और उनका एवरेज 38 था। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये पांचों का जो सम है अगर वो कितना है तो वो बहुत इजीली निकाल दिया जा सकता है। 5 बंदे थे, उनका अगर मैं सम निकालूं तो मैं बोल सकता हूं सम इज 5 into 38, तो ये हो जाएगा आपका 190। मतलब वो 5 बंदों के स्कोर का जो सम आएगा वो आएगा 190, राइट। अब एक चीज समझिए कि भाई आपको ये बोला है कि भाई ये जो 5 बंदे हैं ना, इनकी एक खासियत है, ये 5 बंदों में ये जो 3 बंदे हैं इनको 32 से ज्यादा का स्कोर मिला है, और अमित ये मान लो आखिरी वाला बंदा है और इसको हमेशा सब लोगों में सबसे कम मार्क्स मिले। अब इसमें सीधी सी बात है, मेरे को 2 केस लेनी पड़ेगी। एक बार मैं बोलूंगा अमित का मैक्सिमम स्कोर और एक बार मैं बोलूंगा अमित का मिनिमम स्कोर, राइट। तो आप देखिए अगर मेरे को अमित का मिनिमम स्कोर चाहिए तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को अमित का मिनिमम स्कोर चाहिए तो मेरे को इनके स्कोर बढ़ाने पड़ेंगे, बराबर। तो सीधी सी बात है, अगर इसका स्कोर मिनिमम चाहिए तो इसके स्कोर को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। इनका जो स्कोर है वो 32 से ज्यादा है। 32 से ज्यादा मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? 50 तक। इसीलिए क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए मैं बोलूंगा ये 50 है, ये 49 है, ये 48 है, राइट। और क्योंकि इनका स्कोर 32 से ज्यादा है तो इसका स्कोर मैं 32 रख सकता हूं, तो मेरे को यहां पे जो अमित का स्कोर आएगा ना वो आएगा मिनिमम पॉसिबल, राइट। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ही ऐड कर दूं तो ये 2 इसको देता हूं, ये 50 हो जाएगा, 50 50 100, ये 30 130 और ये हो जाएगा 179। तो इन तीनों ये चारों का सम आएगा 179 प्लस अमित का मिनिमम स्कोर और ये आएगा 190। तो सीधी सी बात है 179 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए हम बोलेंगे अमित का जो मिनिमम स्कोर आएगा वो आएगा 11। आई होप क्लियर है। इस केस की बात करते हैं जहां पे मैं बोल रहा हूं अमित का मैं मैक्सिमम स्कोर निकालूंगा। अब सीधी बात है, अगर अमित का मेरे को मैक्सिमम स्कोर निकालना है तो मेरे को बचे हुए सारे बंदों का स्कोर मिनिमाइज करना पड़ेगा, बराबर। तो मैं अमित का, क्योंकि ये इनका स्कोर 32 से बड़ा है तो डेफिनेटली इसका स्कोर 32 हो सकता है और इसका स्कोर 31 हो सकता है। मतलब मैं अमित का जो स्कोर है वो मैक्सिमम 31 रख सकता हूं, क्योंकि इनका ये तीनों का जो स्कोर आएगा वो 32 से ज्यादा आएगा। तो इन दोनों का जो सम है उसको 190 से माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा वो ये तीनों का सम होगा, बराबर। और वो 32 से डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि समझ में आ रहा है कि अगर ये 32 है तो 32 का मतलब ये दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो ये 60 ही माइनस होगा, तो 130 3 लोगों में डिवाइड करोगे 32 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो ये इसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अमित का मैं मैक्सिमम स्कोर क्या रख सकता हूँ 31। क्यों? क्योंकि ये अगर 32 से ज्यादा है तो इसको तो 32 देना पड़ेगा ना मैक्सिमम के लिए, ये 32 रहेगा, मैं इसका वैल्यू 32 नहीं रख सकता, अमित का मैक्सिमम वैल्यू 31 रखा जा सकता है। मेरे को ये समझा कि अमित का मैक्सिमम वैल्यू 31 है एंड मिनिमम वैल्यू 11 है। आपको पूछा था दोनों का डिफरेंस, तो मैं बोलूंगा दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20। आई होप यहां तक क्लियर है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू 31, मिनिमम वैल्यू 11, दोनों का डिफरेंस 20 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 20, राइट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने में है। अब 14 वाला जो क्वेश्चन है ना एकदम चिल्लर क्वेश्चन है। क्यों चिल्लर क्वेश्चन है? क्योंकि आप देखिए पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और उसमें भी क्या क्वेश्चन पूछा गया एक बार समझते। देखो इसमें आपको ये बोल रहा है कि भाई मिस्टर पिंटू invested 1/5 of his capital at 6% per annum, 1/3 at 10% per annum, and the remaining at 1% per annum, each rate being simple interest per annum. Then the minimum number of years
रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव मतलब सबका जोड़ जाड़ के जो भी इंटरेस्ट आएगा, इनकम फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल। तो ये बोल रहा है कि भाई जो ब्याज आएगा ना वो इनिशियल कैपिटल के बराबर या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ब्याज जो मिलेगा वो 100% या उससे ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए बताइए कम से कम कितने साल लगेंगे, मतलब मिनिमम कितने साल के बाद में वो जो ब्याज है वो 100% या उससे ज्यादा हो जाएगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन एक्चुअली ये बना, ये समझ में आया? तो आप एक चीज समझिए, अच्छा इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसमें एक वर्ड आया, पहले 1/5 आया, देन बोल रहा है 1/3 एंड फिर रिमेनिंग। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/5 में 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 1/3 में 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 5 और 3 इसका आप कर लीजिए एलसीएम। तो मान लेते हैं कि भाई टोटल जो उसके पास में इन्वेस्टमेंट था वो 15 का था। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 15 की इन्वेस्टमेंट में से उसने सबसे पहले लिया 1/5, इसका 1/5 हो जाएगा 3, फिर उसने बोला इसका 1/3, इसका 1/3 हो जाएगा 5, और फिर उसने बोला रिमेनिंग। तो 3 और 5 8 हो गया, 15 में से 8 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 7। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये जो 3 यूनिट है इस पे जो ब्याज मिला उसको 6% का मिला, ये 5% 5 यूनिट का जो था उस पे जो ब्याज मिला वो 10% का मिला, और ये 7 पे जो ब्याज मिला वो 1% का मिला। आपको ये बोल रहा है कि भाई ये तीनों से जो ब्याज आएगा वो या तो ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। किससे बोल रहा है? 100% से। तो उसके लिए बताइए कितने साल लगेंगे। ये जो बात की जा रही है ये 1 साल की है, n ईयर्स में ये इनका जो टोटल आएगा वो 100 या उससे ज्यादा हो जाएगा। ये समझ में आएगा? तो आप मुझे बताओ 6 गुना 3 ये कितना हो जाएगा? 18%। ये 5 गुना 10 ये कितना हो जाएगा? 50%। और 7 गुना 1 ये कितना हो जाएगा? 7%। ये कहानी क्लियर है, राइट? अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई जैसे मान लो आप यहाँ पे अमाउंट ले लो 1500, तो 1500 का 1/5 ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 700। 300 का 6% बोलूंगा तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 18, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 7, राइट? ये अब आपको समझ में आएगा। और 1500 ये इनिशियल कैपिटल था तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कैपिटल 1500। अब इजीली समझ में आ जाएगा। आप एक चीज समझिए, 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 25, और ये 50 कितना हुआ? 75। तो मैं बोलूंगा 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 75 रुपीज मिल रहा है। ऐसे n साल में मिलेगा तब जाके जो ब्याज होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1500 रुपए होगा। तो 75 का डबल होता है 150, मतलब ये 20 होगा। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 आएगा, इसीलिए n का वैल्यू कितना होगा? 20। मतलब जैसे ही n का वैल्यू 20 हो जाएगा, मतलब 20 साल जैसे ही हो जाएंगे, ये जो ब्याज है वो इनिशियल कैपिटल के बराबर आ जाएगा, और इसीलिए हम बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा 20, राइट? क्वेश्चन इजी था, बहुत ही आसान था, कुछ भी करना नहीं है। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, परसेंटेज वाइज उसको सिंप्लीफाई कर लो और देखो कितने साल में ये का है ना चीज हो जाएगी। तो इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा, या इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं। इजी क्वेश्चन है। कैसे? देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि भाई समथिंग टू द पावर समथिंग, इसका वैल्यू 1 है, राइट? तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कुछ आपको इस तरीके के फॉर्म में देखने को मिलेगा, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू 1, राइट? इस फॉर्म में है। अब एक चीज अगर आपको समझ में आ रही होगी कि भाई समथिंग टू द पावर समथिंग, इसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो ये 1 तीन ही केस में आ सकता है। 3 केस कौन सी है? तो देखो पहली केस, दूसरी केस, और इधर मैं बात करूंगा तीसरी केस। तो पहली केस तो तब हो सकती है जब a का वैल्यू 1 होगा, राइट? a का वैल्यू अगर 1 है तो 1 का पावर कुछ भी रहने दो, हमेशा उसका आंसर 1 ही आएगा। दूसरा केस क्या बनेगा? जब b का वैल्यू 0 होगा, बराबर? अगर b का वैल्यू 0 है तो a का पावर 0, मतलब तब भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। और तीसरा केस एक तब बनता है जब a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू इवन है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है -1 का पावर अगर इवन आएगा तो आंसर उसका भी 1 ही आएगा, राइट? तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 3 केस में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भाई बताइए टोटल कितने इंटीजर इसके सॉल्यूशन बनेंगे, राइट? तो आप एक चीज समझिए, अगर मैंने बोला a का वैल्यू 1 है तो अगर आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो a मतलब बेस में आपको दिया हुआ है x² - 10, तो मैं बोलूंगा अगर a का वैल्यू 1 है तो x² - 10 का वैल्यू 1,
तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा +10 और एक्स का वैल्यू आएगा ±√10, राइट। लेकिन आप देखिए यहाँ पे हमें बोला था इंटीजर सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली यहाँ से कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। देन अगर हम इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला b का वैल्यू 0, b मतलब पावर का वैल्यू 0, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है b का वैल्यू x² -3x -10, और ये b का वैल्यू हुआ और इसका वैल्यू 0 है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -10 के दो फैक्टर जिसका सम -3 होता है, तो -5 और 2 है ना, -5 गुना 2 करोगे -3 आएगा, और बाद में हम इसके साइन बदलते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 और -2, तो सीधी सी बात है अगर b का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 5 और -2 आएगा, तो यहां से आपको कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन मिले, राइट। देन एक लास्ट केस, इसमें आपको बोल रहा है कि a का वैल्यू -1 होगा एंड b का वैल्यू इवन होगा। तो आप एक चीज समझिए, a का वैल्यू -1 तो मैं बोलूंगा x² -10, इसका वैल्यू -1 होगा एंड b का वैल्यू इवन होगा। तो आप एक चीज समझो कि भाई अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, -10 उधर जाके +10 हो जाएगा, तो x² का वैल्यू 10 - 1 ये हो जाएगा 9, इसीलिए x का वैल्यू आएगा +-3, राइट। और अगर आप x का वैल्यू +-3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पावर है मतलब x² -3x -10 इसमें अगर आप रखते हो तो आपको समझ में आएगा, 3 भी रखोगे तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, -3 गुना 3 ये हो जाएगा 9, और -10 तो ये वैल्यू देखो -10 आ रहा है, और -10 अगर ये आएगा तो ये कैसा आएगा, इवन आएगा, राइट। और दूसरा अगर हम लोग देखिए, अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 - 3 ये भी हो जाएगा 9, -9 ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये तब भी -10 ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इवन बोला था तो मैं बोलूंगा यहाँ पे -10 आया, -10 हमको यहाँ पे चलेगा, और अगर मैं 3 भी रखता हूं तो ये भी -10 ही देगा, और -10 तब भी आपको चलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगेन आपको 2 सॉल्यूशन मिले, कौन से, 3 एंड -3। तो टोटल कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 5 - 2 चल जाएगा और 3 और -3 चलेगा, मतलब टोटल आपके पास में कितने सॉल्यूशन चलेंगे, इसके 4, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 4 सॉल्यूशन, राइट। देखिए अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है the length of each side of an equilateral triangle ABC is 3 centimeter, then आपको बोल रहा है कि D is a point on side BC such that the area of triangle ADC is half the area of triangle ABD। तो देखो ये बहुत ही इजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करो, जैसे मान लो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको बोल रहा है कि हर एक साइड का जो लेंथ है ना वो 3 है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का उसने नाम भी दे दिया ABC। अब वो बोल रहा है कि भाई BC के ऊपर में आपने कोई एक पॉइंट ले लेना है D सच दैट, वो बोल रहा है कि भाई जो ADC का एरिया आएगा वो एग्जैक्टली आधा होगा ABD के। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो मैं इसे अगर ज्वाइन करूंगा ना तो ये जो एरिया होगा वो इस एरिया का एग्जैक्टली आधा होगा। क्यों? क्योंकि इनका बेस सेम है, और सॉरी इनका हाइट सेम है, और इसको अगर मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट, तो अगर बेस डबल हो जाएगा तो इसका एरिया डबल होगा इसके कंपेयर में। ये समझ में आया? तो मैंने एक अपने मन से ही पॉइंट ले लिया, मान लो ये डी, तो हम बोलेंगे ADC का जो एरिया आएगा वो ABD के एरिया के एग्जैक्टली आधा होगा। ये समझ में आया? अब आपको ये बोल रहा है कि भाई आप ये बताइए, अगर इस तरीके का ये डायग्राम बन रहा है तो आपको ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो एक चीज समझो, अगर ये 3 यूनिट है, ये 3 है, तो ये भी 3 रहेगा, ये 3 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 1 1 में। ये समझ में आया? अब इसमें हल्का सा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करता हूं। कैसे? तो आप देखो, अगर मैं यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये एग्जैक्टली मिडल में आएगा, बराबर। क्योंकि ये मिडल में आएगा तो ये यहां से लेके यहां तक ये 1 यूनिट था, तो सीधी सी बात है ये जो लेंथ आएगा ना ये आएगा 0.5 यूनिट। कितना आएगा? 0.5। और ये जो लेंथ आएगा ये आएगा हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज नथिंग बट √3/2 ऑफ इट्स साइड। तो साइड है 3, तो √3/2 ऑफ इट्स साइड, मतलब ये वाला जो लेंथ आएगा वो आएगा 3√3/2, और मुझे ये लेंथ निकालनी है। तो देखिए मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल आपके बाजू में रख रहा हूं, यहाँ पे आएगा ये 0.5, ये जो लेंथ आएगा ये आएगा 0.5, और 0.5 को मैं लिखता हूं 1/2। ये जो लेंथ आएगा ये आएगा 3√3/2, और ये है x। मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो सीधी सी बात है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसको इजीली निकाल दिया जा सकता है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों के स्क्वायर का सम,
मतलब आएगा 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आप देखिए 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा तो 9 दिया 27 आएगा, प्लस यहां से 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा और 2 का स्क्वायर दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर। 27 प्लस 1 हो जाएगा 28 और 28 4 से कैंसिल होगा 7 बार, इसीलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 7। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 आएगा तो एक्स का वैल्यू आएगा √7। और इस तरीके से मैं बोलूंगा कि जो AC है या सॉरी AD है, AD का जो लेंथ आएगा वो आएगा √7, राइट। देखिए बहुत ही इजी था क्वेश्चन, आपने बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। अगर आप ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इजीली कर लोगे तो ये इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने में है। अगेन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, मतलब ये किसी को भी सब, मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी ने छोड़ा होगा, इजी था बहुत ही। देखिए बोल क्या रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है आपको कि भी 2 ships meet mid ocean and then one ship goes south and other ship goes west, both traveling at constant speed. 2 hours later they are 60 kilometer apart. If the speed of one of the ship is 6 kilometer per hour more than the other one, then the speed in kilometer per hour of the slower ship is। तो देखो एक तो ये बहुत ही सिंपल है कि भाई मान लो यहाँ पे 2 नाव पहले ऐसे मिल गई, ठीक है, एक ही जगह पे है, मैं जस्ट समझाने के लिए 2 अलग अलग पॉइंट बता रहा हूँ। 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, फिर क्या हुआ, एक शिप इधर जाने लगी, उसने वेस्ट बोला था तो आप एक काम करो, एक शिप इधर जाने लगी और एक शिप साउथ की तरफ गई। कहने का मतलब दे आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। अब 2 शिप अगर ऐसे ऐसे जाएगी तो आपको ये बोला हुआ है कि भाई एक इनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड मतलब वो चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से वो जाते रहेंगे। अब आपको ये बोला हुआ है कि जिसमें जो स्लोअर शिप है और जो एक फास्टर शिप है, मान लेते हैं ये स्लोअर है ये फास्टर है, आपको ये बोला है कि जो फास्टर शिप है वो स्लोअर के कंपेयर में 6 की स्पीड ज्यादा रखती है, राइट। तो मान लेते हैं कि भाई इसका जो स्पीड था वो s किलोमीटर पर आवर था और इसका जो स्पीड है वो s प्लस 6 किलोमीटर पर आवर है। तो आप मुझे एक बात बताइए, दोनों ने कितने घंटे ट्रैवल किया था, 2 घंटे। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं डिस्टेंस यहां पे बात करता हूं, मैं बोलूंगा डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस की बात करूं तो s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदे ने 2 घंटे ट्रैवल किया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2s, और ये जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2 टाइम्स s प्लस 6। और आपको ये बोला कि भाई 2 घंटे के बाद में देखा गया कि उनके बीच में जो डिस्टेंस बना वो बना 60 किलोमीटर का। तो सीधी सी बात है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मेरे को यहां से किसका वैल्यू मिल जाएगा, s का। तो इसे ही अगर मैं सिंपली सॉल्व करूं तो मैं बोलूंगा 2s का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2s प्लस 12 का होल स्क्वायर और इधर में आएगा 60 का स्क्वायर बराबर। अगर मैं इसे ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 24 का डबल मतलब 48 48s और ये हो जाएगा 3600। तो ये हो जाएगा 8s स्क्वायर, ये हो जाएगा 48s 144 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0 बराबर। दोनों साइड में हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा s स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 × 48 मतलब 6s, ये 8 से डिवाइड करेंगे 8 एकम 8, यहाँ पे बचेगा 6, 8 8 = 64 माइनस 832 4 बचेगा 450 इज इक्वल टू 0। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 18 माइनस 450, तो 450 में से 18 आप माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 32, मतलब ये वैल्यू आएगी आपकी -432, राइट। और ये अब बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बोलेंगे इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो आपको 432 के 2 फैक्टर निकालने जिसका सम आएगा 6। तो 432 मतलब 108 गुना 4 बराबर 108 को मैं लिख सकता हूं 12 गुना 9, 12 गुना 9। तो यहां पे अगर मुझे सम 6 चाहिए तो इसको हम लोग कैसे लाएंगे, तो इसको मैं बोल सकता हूं 6 गुना 2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 6 × 24 और ये हो जाएगा 18।
तो मुझे दो फैक्टर मिल गए इसके, एक आएगा 24 और एक आएगा 18। तो इसका साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि साइन प्लस चाहिए, तो ये +24 -18 आएगा, और साइन चेंज कर दोगे तो s का वैल्यू आएगा -24 एंड 18। क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, ये वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए मैं बोलूंगा s का वैल्यू कितना आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये s का वैल्यू आया, और आपको पूछा था स्लोअर वाली शिप का स्पीड, स्लोअर वाली शिप का स्पीड था s, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक चीज एक समझिए, आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये 2s है तो ये 2s + 12 आएगा, राइट, और इधर में 60 आएगा। तो आप क्या करिए, आप सिंपली ये सोचिए कि भाई ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जहां पे अगर ये 60 आ रहा है, 60 मतलब ये किसका मल्टीपल होगा, इसके कोई ना कोई फैक्टर ही होंगे। ट्रिपलेट सोचिए कि ऐसा कौन सा होगा जिनमें डिफरेंस 12 का आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 60 आ रहा है तो मैं बोलूंगा 3 4 5 अगर होता है तो ये 5 यानी 60 हो गया, तो 1 यानी 12 हुआ, इनका डिफरेंस 1 का है, मतलब ये 12 का आएगा। तो ये 3 4 और ये 5 है, 5 यानी 12, तो 3 यानी हो जाएगा 36, और इधर में आएगा 4, तो ये हो जाएगा 12 × 48, राइट। अब ये डिस्टेंस था जो 2 घंटे में ट्रैवल हुआ, तो 2 घंटे में अगर 36 का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है तो इसकी स्पीड कितनी की रहेगी, 18 की। तो आप ओरली सॉल्व कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था बहुत ही, राइट। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत टाइम जाएगा, बट एनीवेज आपको ये समझ में आया, राइट। इजी क्वेश्चन था, डुएबल था, कोई भी इजीली कर सकता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप अच्छे से समझो तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना, 3 7 11 एंड सो ऑन, और आपको बोल रहा है कि भाई लेट an डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो आपको एक एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है बताइए वैल्यू क्या होगा, 1/25 समेशन ऑफ 1 to 25 ऑफ an, राइट। तो ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि भाई दिया हुआ है 3 7 11 एंड सो ऑन, ये टर्म्स है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि भाई a1 का मतलब क्या होगा, एक टर्म का सम, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 3 आएगा। a2 का मतलब क्या हुआ, 2 टर्म का सम, तो 3 + 7 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू आएगा 10। a3 का वैल्यू अगर बोलूं तो 3 टर्म्स का सम, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 10 + 11 मतलब 21। a4 को अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टर्म डेफिनेटली इसके बाद में 15 आएगा, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 15 इसमें ऐड कर दूंगे 36 आएगा, और इस तरीके से चलते रहेगा। अब आप क्या कीजिए, ये वाली जो टर्म्स आई ना इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो 3 10 21 36 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से टर्म्स जा रही है। ये किसकी सीरीज हो गई, ये होगी an की। अब आपको इसको ऑब्जर्व करके मैं an का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n निकालूंगा, राइट। इन टर्म्स ऑफ n मैं इसको जनरलाइज करता हूं, तो अगर आप इसको अच्छे से देख सकते होंगे तो मैं 3 को लिख सकता हूं 1 × 3, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5, राइट। 21 को मैं लिख सकता हूं 3 × 7। तो अगर आप देख सकते होंगे पहला वाला जो टर्म है वो 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है, तो मैं बोलूंगा an का जो पहला टर्म होगा वो n होगा, राइट। पहला टर्म n होगा, दूसरा टर्म क्या होगा अभी नहीं पता। दूसरे टर्म को अगर आप देखो तो वो 3 5 7 इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे 3 5 7 ये ऑड नंबर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3, राइट। तो इसे मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए इसको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो 3 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 1, ये हो जाएगा आपका 6 - 1, ये हो जाएगा आपका 8 - 1। तो इसे मैं अगर 4 करना है तो इसे मैं लिखूंगा 2n - 1, 2n + 1। अगर मैं ऐसा करता हूं 2n + 1, तो देखिए 2 × 1 ये हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 2 = 4 + 1 ये हो जाएगा 5। आई होप यहाँ पे क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपको ऑब्जर्वेशन का खेल करना पड़ेगा, मैंने भी इसको ऑब्जर्व ही किया है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये n को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n × n ये हो जाएगा 2n² और ये हो जाएगा n, राइट। तो आपके पास में an का वैल्यू आ गया। अब आपको ये पूछ रहा है बताइए क्या वैल्यू होगा, किसका, आपको ये बोल रहा है बताइए क्या वैल्यू होगा 1/25 समेशन ऑफ an का। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, दिस इज 1/25 एंड देन समेशन ऑफ an, nth टर्म का वैल्यू होता है 2n² + n। इसे अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है तो ये आएगा 1/25
देन ये 2 बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट में अंदर में बचेगा n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर, और ये बाद में जाएगा समेशन ऑफ n, राइट। अब यहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ n क्या होता है और समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है। तो मैं बोलूंगा 1/25 2 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर, और समेशन ऑफ n स्क्वायर का वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, राइट, प्लस समेशन ऑफ n, और समेशन ऑफ n का वैल्यू होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो जस्ट इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू 25वीं टर्म तक निकालनी है। उसने बोला 1 to 25, तो हम n का वैल्यू 25 रख देंगे। n का वैल्यू 25 रखते हैं तो ये 2 से 3 बार कट जाएगा, और आप देखोगे n इंटू n+1 n इंटू n+1 दोनों में आएगा तो वो कॉमन बाहर निकलेगा। तो बाहर में n का वैल्यू मैं रखता हूं 25, n+1 का वैल्यू हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 25। यहां पे अंदर में बचेगा 2n+1, और इधर में अंदर में बचेगा 1 नहीं 1/2। आई होप क्लियर है। अब आप एक चीज समझिए, n का वैल्यू अगर मैं 25 रखता हूं तो 25 गुना 2 ये कितना हो जाएगा 50, राइट, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 से ये 51 कितने बार कट जाएगा 17 बार। जस्ट इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 25 से 25 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 26 और ये आएगा 17 प्लस 1/2, तो 17 दूनी 34 प्लस 1 ये हो जाएगा 35/2। 2 से ये 26 कटेगा 13 बार, और 13 गुना 35 अगर आप करते हो तो ये आएगा 455। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 455, राइट। देखिए क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए फेमस होता है ये, तो इतना ये वाला कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन आपको अप्रोच ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि अप्रोच ही है जो इस क्वेश्चन का जान है। अगर अप्रोच समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, इवन वो आपको हार्ड भी नहीं लगेगा। इसमें nth टर्म फाइंड करो, जो भी nth टर्म फाइंड हो जाएगी उसको समेशन लगा दो, आपको जितने टर्म्स का सम निकालना है उतने का वैल्यू रख दो, बस सिंपल अप्रोच, राइट। ओके, देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा दिया है कि भाई लेट f of x इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, मतलब जहां पे x का हाईएस्ट पावर कितना होगा 2, लेकिन वो फंक्शन है, ध्यान में रखिए। अब आगे में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है f of x अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसने खुद ही दे दिया कि भाई f of x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ये अपने आप में बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। ये आपको क्या बोलना चाह रहा है, ये आपको बोलना चाह रहा है कि भाई देखो f of x का जो भी वैल्यू आएगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ पता है तो आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि भाई अगर ये y एक्सिस है, सपोज ये x एक्सिस है, तो यहां से जब क्वाड्रेटिक का कोई भी ऐसा मान लो ग्राफ बनेगा पैराबोला, तो वो ऐसा जाएगा, राइट, क्योंकि इसका वैल्यू इधर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। और क्योंकि इसका वैल्यू 0 से छोटा नहीं होगा मतलब डेफिनेटली उसके जो दोनों रूट है वो एक ही पॉइंट पे आएंगे, बराबर। मतलब ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा जिसमें दोनों रूट एक ही कॉमन पॉइंट पे आएंगे, मतलब दोनों कॉमन रूट है। अब ये अगर आपको आइडिया समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही दे दिया सबसे पहले f of 2 का वैल्यू 0 होता। इसका मतलब क्या होता है, f of 2 का वैल्यू 0 होता है। f of 2 का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर x के बदले 2 रखा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, और क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा मतलब यही रूट है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसका रूट 2 रहेगा और दोनों रूट उसका एक ही कॉमन पॉइंट है। ये समझ में आया? इसीलिए मैं बोलूंगा कि मैं अब f of x का डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या इक्वेशन लिखेंगे, हम बोल सकते हैं लेट f of x इज a टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसका रूट 2 है तो हमने लिखा x माइनस 2, अगर 3 होता तो हम लिखते x माइनस 3। अच्छा यहाँ पे पावर में 2 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों रूट सेम है, तो x माइनस 2 ऐसे 2 बार आएगा और वो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया a टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा a टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये इक्वेशन होता तो हमने ऐसे नहीं बोलते, हम सीधा बोलते x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करोगे इसमें फंक्शन का वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे ही सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे ये समझ में आया कि भाई ये फंक्शन है। अब मुझे जैसे ही समझ में आ गया कि अगर ये फंक्शन का वैल्यू है तो क्वेश्चन में आपको ये दे दिया था कि भाई f of 4 का वैल्यू कितना होता है 6, ये आपको दिया हुआ है।
तो आप मुझे एक बात बताइए, एफ ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स के बदले में जहां पे एक्स था, एक्स के बदले आप 4 रखो। तो अगर एक्स के बदले में 4 रखता हूं तो आप मुझे बताइए यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, a टाइम्स 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आएगा 6। तो जस्ट इसे सिंप्लीफाई करता हूं, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4a और ये हो जाएगा 6। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आप एक चीज समझिए कि भाई ये जो है a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। क्यों? क्योंकि ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो मुझे a का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू मिल गया तो मैं यहां पे पुट करूंगा, और यहां पे अगर मैं पुट करता हूं तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बन गया अपना अब मेन वैल्यू। अब आपको क्या पूछा हुआ है, आपको ये पूछ रहा है कि बताइए f ऑफ माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो f ऑफ माइनस 2 का वैल्यू अगर निकालना है तो इसका मतलब आप x के बदले अब क्या रखेंगे, -2, और x के बदले अगर -2 आप यहां पे रख दो तो आपको समझ में आएगा ये वैल्यू होगा 3/2 टाइम्स -2 ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2, इसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 3/2 -2 ये क्या हो जाएगा -4, और यहां पे आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, एंड देन इसीलिए मैं इसे बोलूंगा 3/2 टाइम्स ये हो जाएगा 16, 2 से ये 16 कितने बार कटेगा, 8 बार, और 8 3 ये हो जाएगा 24, इसीलिए f ऑफ -2 का वैल्यू होगा 24, जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। तो आपको ये क्या लगता है, आपको किस एंगल से ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा? नहीं लगेगा, बट बिलीव मी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर लेके नहीं आए थे, उनको ये क्वेश्चन हार्ड लगा था। बट देखा जाए तो क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट किया, आपने अच्छी खासी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन छोड़ने लायक तो नहीं है। और इवन अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कितना ही टाइम लग रहा है, बहुत ही आसान है ना, बहुत कम टाइम में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट होता है। जहां आप देखोगे अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, उसके कंपेयर में डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट रहेगा, राइट। तो ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने में है। अगेन अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। कैसे इजी है? देखिए अलजेब्रा से जनरली बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा अलजेब्रा के क्वेश्चन उतने भी हार्ड नहीं आते जितना हमने एक बना लिया है माइंड में, राइट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट आर एंड सी बी दी रियल नंबर, और आपको ये दिया हुआ है कि भाई आर एन माइनस आर दी रूट्स ऑफ आपको बोल रहा है इक्वेशन, कौन सा वाला इक्वेशन दिया हुआ है, देखो एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको ये बोल रहा है 5x³ प्लस cx² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है, और आपको बोल रहा है कि भाई इसके जो दो रूट है, सपोज एक है r और एक है -r, तीसरा रूट कौन सा है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका भी काम भी नहीं पड़ेगा। आपको बोल रहा है कि भाई बताइए c का वैल्यू क्या होगा अगर इसके दो रूट है r और -r, राइट। देखिए एक चीज समझिए, अगर ये इसके रूट है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर मैं r यहां पे रखूंगा तो वो उसको क्या करेगा, उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं भी वही काम करता हूं, मैं ये r यहां पे पुट करता हूं, यहां पे अगर पुट करता हूं तो ये आएगा r का क्यूब प्लस c r का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स r प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसे अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा 5r³ प्लस cr² माइनस 10r प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। आई होप यहां तक क्लियर है, राइट। तो ये बन जाएगा आपका पहला इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए कि भाई आप ये आपने क्या किया था, x के बदले r रखा था, अब आप क्या कीजिए, आप x के बदले -r रखिए। तो अगर x के बदले -r रखोगे तो यही वाला हो जाएगा 5 टाइम्स -r³ प्लस c माइनस r का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स -r प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते तो ये -r³ का माइनस बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा -r³ माइनस 5r³ प्लस cr², ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10r प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये आया आपके पास में दूसरा इक्वेशन, तो ये बन गया आपका पहला इक्वेशन, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे साइन प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो डेफिनेटली अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कुछ तो फायदा होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले दोनों को ऐड कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो आप देखिए होगा क्या, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल,
माइनस 10r प्लस 10r भी कैंसिल हो जाएगा, CR² प्लस CR² आपको मिलेगा 2CR², तो ये हो जाएगा 2CR² एंड देन 9 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका 18 इज इक्वल्स टू आएगा 0। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा CR² प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये बन गया आपका एक इक्वेशन का नाम मत दो, ऐसे ही समझ लो, ये समझ में आएगा। देन अब हमने एक बार ऐड किया था, अब आप एक काम करो, दोनों को एक बार माइनस कर लो। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं 1 माइनस 2 कर दो। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो अब देखिए माइनस करने से क्या होगा, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5r³ प्लस 5r³, ये तब आएगा 10r³, CR² कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10r और ये माइनस 10r हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस 20r और 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहां पे बचेगा आपके पास में 10r³ माइनस 20r इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब आपके पास में ये आ गया, तो आप मुझे बताओ यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा 10r अगर कॉमन निकालोगे तो r² माइनस 2 कॉमन बचेगा। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर ये नंबर और ये नंबर का प्रोडक्ट करने पे वैल्यू 0 आ रहा, तो इधर r का वैल्यू 0 होगा या फिर r² माइनस 2 का वैल्यू 0 होगा, और r² माइनस 2 का वैल्यू अगर 0 होगा तो r का वैल्यू क्या होगा 2, सॉरी r² का वैल्यू क्या होगा 2। ये समझ में आया। तो देखिए क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको दे दिया है सीधा सीधा कि भाई अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं r का वैल्यू 0 रखता हूं तो ये c पूरा ही गायब हो जाएगा, और देखिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बराबर। इसीलिए मैं r का वैल्यू 0 यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं बोलूंगा r² का वैल्यू 2 होता है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं, यहाँ पे r² का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा c टाइम्स 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2c। अच्छा 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए हम बोलेंगे c का वैल्यू होगा -9/2, राइट। c का वैल्यू आएगा -9/2 और यही आपको निकालना था। तो क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है कि अगेन देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है मेरे भाई, ये आपके पास में इक्वेशन था क्यूबिक, आपको 2 रूट दिए थे, रूट का अगर मतलब भी समझ में आता है तो आप इजीली ऐसे ही स्टेप फॉलो करोगे। आपने एक बार r रख दिया, एक बार -r रख दिया, 2 इक्वेशन मिल गए। एक बार मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करके कुछ एक रिलेशन निकाल लिया, एक बार मैंने दोनों को माइनस करके कुछ रिलेशन निकाल लिया, और वहां से जो वैल्यू आई उसको यहाँ पे पुट कर दिया, मुझे c का वैल्यू मिल गया, राइट। तो बहुत ही इजी अप्रोच है, कुछ भी हार्ड इसमें है नहीं, विद इन मिनट, ज्यादा से ज्यादा आपको हार्डली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन डुएबल था। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 21 एकदम लास्ट में आ गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ गया अभी लॉगरिदम का। लॉगरिदम से बच्चे डरते, लेकिन देखिए क्वेश्चन समझना अगर आपको आ गया लॉगरिदम में, क्वेश्चन बहुत आसान है और इसके क्वेश्चन बहुत शॉर्ट भी होते हैं, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दैट सेटिस्फाइज, राइट। आपको बोल रहा है कि भाई डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या, जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको ये बोल रहा है कि भाई 4 माइनस log of n to the base 2 divided by 3 minus log of n to the base 4 is less than 0। तो पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि भाई इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से छोटा होगा। अब एक चीज समझिए कि भाई ये एक फ्रैक्शन है, राइट, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। मुझे एक बात बताइए कि इसका आंसर निगेटिव कब आएगा, निगेटिव बोल रहा है, तो निगेटिव 2 केस में हो सकता है, या तो ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव है नीचे में निगेटिव आ रहा है, या फिर ऊपर निगेटिव आ रहा है नीचे में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये दोनों केस पॉसिबल है, बराबर। तो अगर मैं इन दोनों के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मैं बोलूंगा एक बार मान लो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और इधर दूसरा केस लेता हूं न्यूमरेटर निगेटिव है, नीचे में पॉजिटिव है। ये समझ में आया क्या, राइट। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस केस के हिसाब से बात करता हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई पहला वाला वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये क्या हुआ, मैं केस ले रहा हूं 4 माइनस log of n to the base 2 is greater than 0, और इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई 3 माइनस log of n to the base 4 is less than 0। ये समझ में आया क्या। तो आपको 2 चीजें समझ में आ रही कि भाई ऐसे इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इसका वैल्यू 0 से छोटा होगा, राइट। अब एक चीज समझिए कि भाई अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू उधर जाएगा, यहां पे लिखा रहेगा 4 इज ग्रेटर देन log of n to the base 2। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा ये 2 जब इधर आता है तो ये 4 उसके पावर में चला जाता है, बराबर।
तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता n इज लेस देन 2 to the power 4। मतलब ये हुआ कि भाई मैं बोल सकता हूं कि भाई n का वैल्यू जो रहेगा वो छोटा रहेगा किससे, 16 से। ये समझा क्या? सेकेंड पार्ट की बात करता हूं इसकी, ये उधर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लिखा जाएगा 3 इज लेस देन log ऑफ n टू द बेस 4। और ये जब 4 इधर आएगा, ये 3 उसके पावर में जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 टू द पावर 3 इज लेस देन log ऑफ n। अब सीधी से सॉरी log ऑफ n नहीं n। अब मुझे एक बात बताइए, 4 का क्यूब मतलब 2 स्क्वायर और उसका क्यूब मतलब 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 6 मतलब 64। इसीलिए हम बोलेंगे n का वैल्यू 64 से कैसा होगा, बड़ा। अब आप एक चीज समझिए, ये बोल रहा है n का वैल्यू 16 से छोटा होगा, ये बोल रहा है n का वैल्यू भाई 64 से बड़ा होगा, तो डेफिनेटली ऐसा कोई वैल्यू होगा ही नहीं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसीलिए मैं बोलूंगा इस केस में तो मेरा आंसर होगा नो सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरा आंसर नो सॉल्यूशन। ये समझ में आया, राइट? अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ। अब इस केस की बात करूं तो आप मुझे बताइए, यही वाला पूरा खेल आएगा, बस साइन बदल जाएगा, बराबर। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आप मुझे बताइए ये जहां पे ग्रेटर का साइन था वहां पे साइन क्या हो जाएगा, लेस। मतलब यही वाला आंसर आएगा, बस यहाँ पे ग्रेटर के बदले लेस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2 टू द पावर 4 इज लेस देन n। और दूसरे वाले के लिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 क्यूब, ये लेस के बदले क्या हो जाएगा, ग्रेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन n। तो जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई n का वैल्यू 16 से बड़ा है, और ये बोल रहा है कि भाई n का वैल्यू 64 से कम है, 64 से कम है। अब इन दोनों को अगर मैं देखूं तो मुझे बताओ, n का वैल्यू अगर 16 से बड़ा है और 64 से कम है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 16 से बड़ा है मतलब 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, और ये चलते रहेगा। मैक्स टू मैक्स कहां तक आएगा, तो उसने बोला कि भाई 64 से छोटा रहेगा। 64 से छोटा मतलब कहां तक जा सकता है, 63 तक जा सकता है। तो इतने सारे ये सारे सॉल्यूशन रहेंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मुझे यही पूछा था कितनी वैल्यूज है जो टोटल इसको सेटिस्फाई करेगी। अब क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो टोटल कितनी टर्म्स है, कैसे निकालते हैं भाई, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। तो हम बोलेंगे ये आएगा 63 माइनस 17 प्लस 1। 63 माइनस 17 अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 7 मतलब ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 मतलब ये 4। 46 प्लस 1 मतलब हम बोलेंगे 47। मतलब टोटल 47 वैल्यूज है जो इस केस को सेटिस्फाई करेगी। इस केस को सेटिस्फाई करने वाली 0 वैल्यूज, इस केस को सेटिस्फाई करने वाली टोटल 47 वैल्यूज। तो अगर मैं फाइनली सबको ऐड करूं तो मैं बोलूंगा टोटल मेरा आंसर क्या आएगा, टोटल आंसर आएगा 47 वैल्यूज, जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। आई होप यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट? क्वेश्चन अगेन बहुत आसान था मेरे भाई, बिल्कुल मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी है, अगर आप कर लोगे मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कोई छोड़ के आएगा, राइट? ओके, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लेकिन ज्योमेट्री से बेस्ड है, और ज्योमेट्री का जनरली क्वेश्चन आप देखोगे तो इजी रहता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी अल्टीट्यूड AD एंड BE आर ड्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस, एंगल BAC इज 45 डिग्री एंड एंगल ABC इज थीटा, देन AD इज टू BE इज इक्वल्स, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट? देखिए क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान लग रहा है। एक रैंडमली मैं ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ABC नाम का। तो मैंने बोला कि भाई ये है मान लो A, B एंड देन C। अब आपको ये बोला हुआ है कि भाई 2 अल्टीट्यूड है, मतलब हाइट आपने ड्रॉ करनी है। AD को इसके बेस पे ड्रॉ करेंगे, मतलब ये ऐसा जाएगा तो ये 90 डिग्री, और बाद में उसने बोला BE, तो ये B से मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री, तो ये रहेगा BE और ये रहेगा AD। ये समझा? अब आपको ये दिया हुआ है एंगल BAC, ये जो एंगल है ये है टोटल 45 डिग्री, और आपको बोल रहा है ABC ये जो एंगल है ये पूरा है थीटा। तो आपको ये बोल रहा है, बताइए AD इज टू BE इज इक्वल्स, राइट? आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ये आसान है यार क्वेश्चन, है ना? कैसे करेंगे, तो आप एक चीज समझिए, सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में बात की हुई है, AD, और यहाँ पे किसके बारे में बात की है, BE। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AEB। अगर आप AEB को देखते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा ये परपेंडिकुलर था और ये 45 है, मतलब ये वाला जो एंगल रहेगा वो भी 45 रहेगा, क्योंकि ये 90 45 45 है, मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ,
और क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो ये 45 के अपोजिट का ये वाला लेंथ मतलब AE एंड वैसे ही बोलूंगा 45 के अपोजिट का ये वाला लेंथ दोनों इक्वल रहेंगे, मतलब मैं बोल सकता हूं AE इज इक्वल्स टू BE। ये समझा, राइट? एंड देन वैसे ही अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं कौन सा वाला ADB में देखेंगे तो ये 90 है, तो सीधी सी बात है अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही रहेगा और इसीलिए इसके अपोजिट का ये मतलब AD और थीटा के अपोजिट का मतलब BD, ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, राइट? अब आप एक चीज समझिए कि भाई अगर AE और BE सेम है तो मुझे ये पता है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल में देखो मुझे रेशियो निकालना है तो ऑब्वियसली कुछ कैंसिल करने के लिए चाहिए। कैंसिल कहां से होगा? तो जो कुछ कॉमन होगा। तो आप देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको? तो सीधी सी बात है अगर मैं या फिर आप एक काम कीजिए, आप वैल्यूज लेके सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भाई ये वाली जो साइड है इसको मैंने x बोल दिया तो मुझे ये समझ में आएगा ये भी x है, और क्योंकि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे आइसोसेलेस वाला बन रहा है, तो सीधी सी बात है अगर ये 45 के अपोजिट का ये x है ये x है तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो √2x होगा, मतलब इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है मतलब AB ये √2x हुआ। अब सीधी सी बात है अगर ये वाला ट्रायंगल आप देखो तो इसमें AB ये वाला साइड आ रहा है और इससे मैं किसका रिलेशन देख लूंगा, वहां पे AD आ रहा है मतलब AD का। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा एंगल है पूरा और ये थीटा है, मुझे हाइपोटेनियस मतलब 90 के अपोजिट का मतलब हाइपोटेनियस चाहिए और AD मतलब थीटा के अपोजिट का चाहिए। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा एंगल होता है? साइन थीटा। तो यहां पे अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूं तो मैं बोलूंगा साइन थीटा का वैल्यू कैसे आएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये आएगा AD अपॉन √2x। तो ये √2x इधर आएगा और या फिर ये इधर ले लो तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई AD अपॉन x इज नथिंग बट √2 साइन थीटा। ये समझा क्या? तो आप देखिए AB का वैल्यू क्या आया, आपको BE का वैल्यू क्या आया? BE का वैल्यू अगर आप देखोगे तो BE ये है और BE का वैल्यू x है और AD बाय x का वैल्यू होता है √2 साइन थीटा। जस्ट मुझे दोनों का रेशियो चाहिए था तो AD अपॉन B, तो पहले AD की बात कर लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका √2x साइन थीटा डिवाइडेड बाय BE और BE का वैल्यू है x, तो ये x से x कट जाएगा, इसीलिए आपका फाइनल आंसर आएगा √2 साइन थीटा। और आपको यही पूछा था क्वेश्चन में, राइट? देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत कुछ भी है ही नहीं दम, मतलब दो ट्रायंगल है, बस हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन सी चीज है, जो कॉमन चीज है बस हमने उसी को पकड़ के क्या कर लिया, रिलेशन निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, आपको वही पूछा था, राइट?